Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are doing great. We are doing class plus 2 macroeconomics. The name of the chapter is government, budget and the economy. We have already started the chapter. Today we are doing your non-tax receipts. मतलब हम आज ये पढ़ने वाले हैं आपके कि गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा और कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव होती है वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। पर उसके अलावा भी गवर्नमेंट की कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से उनको इनकम मिलती है। तो नॉन टैक्स आपकी रिसीट्स क्या होती हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स आर द रिसीट्स which arises from other sources than your taxes. टैक्सेस के अलावा जो भी और सोर्सेज होंगे उसे हम कहते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट है आपका वो है फी। अब फी क्या होती है? फी इज द पेमेंट दैट यू मेड फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस, राइट? दैट इज द फीस, ठीक है। मैंने जो नॉर्मल से आपके वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। और जिनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है उसको हम ओरली कर लेंगे। अब देखो, फीस क्या होती है? फी होती है आपकी किसी भी सर्विस के लिए जब आप पैसे देते हैं। जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको कॉलेज पास चाहिए तो उसके लिए आप फी पे करते हो, फॉर्म भरते हो, फी पे करते हो और आपको पास मिल जाता है, राइट। अब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी का बर्थ हुआ है तो उसी सर्टिफिकेट के लिए आप पैसे पे करते हैं, फिर आपको फर्स्ट वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ये सब जब आप बनाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? इसकी रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, या कोई जॉब का फॉर्म भरते हैं उसके लिए फ़ी देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप फ़ी पे करते हैं, ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइन्स। अब फाइन्स क्या होते हैं? फाइन्स होते हैं चार्जेस अगेंस्ट एनी ऑफेंस। मतलब आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए आपने चार्ज पे किया। फॉर एग्जाम्पल, यू हैवंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट? यू आर नॉट फॉलोइंग द स्पीड लिमिट दैट हैज़ बिन रिटन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आपको फाइन देना पड़ता है, ठीक है। या आपने किसी को तंग किया है उसके लिए आप फाइन दे रहे हैं, तो ये क्या होती है? फाइन्स आर द पनिशमेंट्स, ठीक है। अ पनिशमेंट दैट यू हैव टू गिव इन द टर्म ऑफ मनी, वो आपकी फाइन्स होती है। जैसे देखिए, फाइन चार्ज फॉर अ ट्रैफिक वायलेंस, फाइन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो उस पर क्या होता है? कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आते हैं, तो वो क्या होता है? फाइन ही होता है कि आपने फाइन और ज़्यादा एडिशनल अमाउंट पे किया है। नेक्स्ट इज योर एस्चीट्स। ये एक न्यू वर्ड है। एस्चीट्स क्या होता है आपका? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, उसका कोई ओनर है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ना ही कोई बिल बना के गए हैं, ना ही कोई विल बना के गए हैं, ठीक है, ना ही कोई लीगल हायर है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? वो जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने अंडर ले लेती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका फर्दर कोई लीगल हायर ना हो, ठीक है, और प्रेजेंटली उसके ओनर की भी डेथ हो चुकी है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे लैंड्स गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। वो कहलाता है आपका एस्चीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल असेसमेंट्स। अब देखिए, स्पेशल असेसमेंट होता है आपका, मान लीजिए कोई सोसाइटी है, न्यू बिल्ड सोसाइटी इज देयर, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पार्क बना दिया आपके लिए, ठीक है, प्रॉपर सीवेज लाइंस बना दी हैं, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। उस पर जब आप टैक्स पे करते हैं उसको कहते हैं टैक्स ऑन स्पेशल असेसमेंट्स, ठीक है। जब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पढ़ते हैं इसको एक बार। अ स्पेसिफिक टैक्स ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी टू मीट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इम्प्रूवमेंट
दैट प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट इनहांसिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपकी प्रेजेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दे। जब कोई ऐसी एक्टिविटी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और आपसे चार्जेस लेती है, क्योंकि देखिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इनहैंस हो रही है, गवर्नमेंट की नहीं, उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो वैल्यू होगी वो आप ही से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस भी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। अब जैसे रेलवेज है, ठीक है, इंडियन रेलवेज है, उसकी टिकट आप बुक करते हैं, ठीक है, उस पर टैक्सेस पे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनकम जो आपने टिकट के पैसे पे किए हैं, टैक्सेस पे किए हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए, वो कहाँ जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। ठीक है, और उससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इम्प्रूवमेंट कर रही है। नेक्स्ट आपका इंडियन ऑयल्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। अब देखिए स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम होता है आपके ब्रॉडबैंड सिग्नल्स, राइट, जैसे रेडियो ट्रांसमिटर्स हैं। ठीक है, आप शिप्स पे कोई स्पेसिफिक सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स जो सिग्नल यूज़ करते हैं उसकी ऑक्शन गवर्नमेंट करती है, और ऑक्शन में सबसे ज़्यादा जो पैसे लगाता है फिर उसको सेल आउट हो जाती है वो चीज़। ठीक है, तो 2G 3G जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उससे भी गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है। जो रेडियो हम सुनते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, उसके ऑक्शंस होते हैं, उससे भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये ब्रॉडबैंड सिग्नल्स होते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ठीक है, अब देखिए जैसे मान ली फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आ जाता है, तो आपकी जो अदर कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, डोनेशंस देती हैं, ग्रांट्स देती हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे को ही बेनिफिट देता है। फ्लड्स आ गए तो किसी और कंट्री ने आपको डोनेशन दिया, तो उससे गवर्नमेंट क्या करेगी, जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ के लोगों की मदद करेगी, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगी, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जो हमारे लिए ही, जो पब्लिक होती है उनके लिए ही हेल्पफुल होता है। आई होप आपको ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा फाइन्स, फी, एसचीट्स, स्पेशल असेसमेंट्स, इनकम फ्रॉम पब्लिक enterprises, income from the sale of spectrum like 2G and 3G, grants and donations. ठीक है, now comes your capital receipts. ठीक है, we have already done your revenue receipts. तो revenue receipts क्या थी, जिसमें आपकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के लिए ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट के लिए ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करती हो और ना ही रिडक्शन करती हो उनके एसेट्स में, राइट। कैपिटल रिसीप्ट्स आपके टोटली ऑपोजिट है उसके। अब इसमें भी दो प्रॉपर्टीज हैं, वो रिसीप्ट्स जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हो सरकार के लिए, एज वेल एज उनके एसेट में रिडक्शन हो रही हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका डेफिनेशन, दे आर द मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहली कौन सी, क्रिएट अ लाइबिलिटी, एंड सेकेंड कौन सी है, रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए क्रिएट अ लाइबिलिटी, मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब मान के चलिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही लोन लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो लोन लिया, लेकिन अपने लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली एज अ लोन। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपके गवर्नमेंट होती है वो अपने कुछ शेयर्स सेल करती है। ठीक है, तो शेयर्स क्या है, एक एसेट है, तो एसेट जब वो सेल करेगी पैसों के लिए
तो उनके क्या होगा, पैसे तो आए उनके पास, लेकिन उनका एसेट क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि उन्होंने वो एसेट एज अ स्टॉक बेच दिया। ठीक है, अब देखिए आपके कैपिटल रिसीट कहाँ कहाँ से, ठीक है, गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल रिसीट्स आपके कैसे अराइज हो जाते हैं। फर्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, अब चलिए इस पे बाद में आएंगे, पहले एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, मान के चलिए मैंने लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया और उस लोन के बदले मॉर्टगेज में, या ठीक है, उस लोन में मैंने क्या रखा, बिल्डिंग दी कि ठीक है ये मेरा मॉर्टगेज है, आप ले लीजिए, बिल्डिंग है और इस पर मुझे आप 80 लाख का लोन दे दीजिए। लेकिन मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू तो 1 करोड़ थी, 1 करोड़ की बिल्डिंग थी और लोन मैंने कितने का लिया, 80 लाख का। लोन से ज़्यादा अमाउंट है बिल्डिंग का, तो जब मैं पे करूंगी अपना लोन तो क्या होगा, आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी रिकवरी ऑफ लोन होता है तो क्या होता है, आपका एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि अब क्या है, ना ही जिसने लोन लिया है जब उसने पूरा का पूरा लोन दे दिया तो वो अपनी बिल्डिंग भी वापस ले लेगा आपसे। ठीक है, तो उसने अपना एसेट जो आपको दिया था वो वापस ले लिया, इस केस में एसेट रिडक्शन हो गई। ठीक है, और जो पैसा उन्होंने दिया वो क्या है, लिक्विड एसेट है, कैश इज अ लिक्विड एसेट। ठीक है, तो ऐसे आपका फर्स्ट कैपिटल रिसीट अराइज होता है गवर्नमेंट के लिए। अब बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। ठीक है, अब बोरोइंग्स सरकार कहाँ कहाँ से लेती है, एक तो जनरल पब्लिक से लेती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिसीट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट रिसीप्ट या मार्केट बोरोइंग्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई से लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हम पैसे लेते हैं, जैसे आईएमएफ से हम लोग फंडिंग उठाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपकी कैपिटल रिसीट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका अदर रिसीट, और कहाँ कहाँ से सरकार को मिलती है। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट भी एक सोर्स है जो कैपिटल रिसीट का एक मेजर सोर्स है। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब सरकार अपनी प्रॉपर्टी बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि अपना पब्लिक एंटरप्राइजेस किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर देती है, तो वहाँ उस केस में क्या हो गया, उस केस में आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ पे क्या हुआ, एसेट रिडक्शन हो गया आपका। या वो कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है, आपका कोई पर्टिकुलर सेक्टर भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए किसी पर्टिकुलर एरिया का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वो क्या कर दिया है, वो प्राइवेटाइज कर दोगे जब आप, तो क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम योर पब्लिक टू प्राइवेट, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका एसेट रिडक्शन। ये भी आपका कैपिटल रिसीट्स को इंक्रीज कर देता है, पैसे तो मिले लेकिन क्या हुआ, आपका जो एसेट है उसमें रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट की आपकी दो प्रॉपर्टीज होती है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर यू एंड सेकंड इज योर इट कॉज रिडक्शन इन योर एसेट्स। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या है, कैसे ये राइज होती है, जब आपका रिकवरी ऑफ लोन हो जाता है, या आप किसी से बोरोइंग्स कर लेते हैं, ठीक है, या आप डिसइन्वेस्टमेंट जब करती है गवर्नमेंट, तो ये 3 मेन सोर्सेज है तो कैपिटल रिसीट को अराइज करते हैं। अब है आपका डिफरेंस बिटवीन योर कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका डिफरेंस, रिप्रेजेंट फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म यूज। अब देखिए जब आप किसी से लोन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, या आपने किसी से बोरोइंग ली है तो आप सोचेंगे कि हाँ हम इसको 3 साल में 4 साल में रिटर्न कर लेंगे, जो आपका लॉन्ग टर्म यूज में आता है। ठीक है, या मीडियम टर्म यूज में भी हम इसको
करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है द रिसीट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर दैट्स आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज़ पढ़ी है कि आपका कैपिटल रिसीट क्या होता है। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर यू और रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ये आप सेकेंड डिफरेंस लिख सकते हैं। थर्डली मान के चलिए आपने लोन लिया, अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक बर्डन है कि आपको उसको फ्यूचर में रीपे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप डिफरेंस में एक और चीज जो लिख सकते हैं वो है कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको वो अमाउंट फ्यूचर में रिटर्न करना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स या रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने कैपिटल रिसीट में कि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, ठीक है। सेकेंडली आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट करता है और रिडक्शन करता है आपके एसेट्स में। थर्डली आपको फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे इसका अमाउंट वापस करना है। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स, रिकवरी ऑफ लोन और योर बोरोइंग्स, ठीक है। अब आ जाओ अपने रेवेन्यू रिसीट पर। अब रेवेन्यू रिसीट्स होती है आपकी शॉर्ट टर्म कैसे, अब टैक्स है, टैक्स आप मंथली पे करते हैं, ठीक है, या ईयरली पे करते हैं, इससे ज्यादा ड्यूरेशन में तो नहीं पे करते। ऐसा तो नहीं कि 6-6 साल का टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है इसका, कि ना ही मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेगा और ना ही मेरे एसेट्स में रिडक्शन करेगा, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ योर कैपिटल रिसीट्स। थर्डली जब मेरे लिए कोई लाइबिलिटी ही क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है, मैंने क्या कहा, इट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी और नो रिडक्शन इन द एसेट, आई एम ऑब्लिगेशन फ्री इन द फ्यूचर टू रीपे दी अमाउंट। अब मुझे फ्यूचर में ना ही इसका पेमेंट देनी है और ना ही एसेट को रिटर्न करना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, दो हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक तो है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है आपका, जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, या इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। और आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमने पढ़े थे जिसमें था आपका फी, फाइन्स, पेनल्टीज, ठीक है, या सेल ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रॉम 2G और 3G, ठीक है, और ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। डिफरेंसेस आप हमें अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू ऑलवेज लर्न द थिंग्स, ठीक है। अभी जो हमने जब इसका मीनिंग पढ़ा था और इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया था तो उसमें हम ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वहीं से डिफरेंस उठाओ और वहीं से डिफरेंस आप लिखो, तो आपको अलग से कोई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड बाय।